बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से नीट पेपर को लेकर के देश में बवाल मचा और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया राहुल गांधी के द्वारा, किस रूप में आप उन विषयों को देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक ये नीट का मामला है, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जो ये लीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये लीक कब से हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जब से कांग्रेस ने ही ये परंपरा डाली है, उन्हीं की व्यवस्था की यही परिणति थी कि आज हम लोगों को इसको भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी माननीय मोदी जी ने अभी कहा है कि हम इसकी फास्ट ट्रैक में जो है इसकी सुनवाई करेंगे और इसकी जाँच करेंगे और हाई लेवल कमेटी से इसकी जाँच करवाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि जितनी संवेदनशीलता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, इतनी अगर पूर्व में कभी कांग्रेस की सरकार आज दिखा देती, तो आज छात्रों को ऐसा भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन छात्र के मैं समझता हूँ कि जितने आंदोलन में उसमें मैक्सिमम लोग अराजक हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इसमें बहुत नाम मात्र के हैं। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि अराजक तत्वों ने ये अपने हाथ में ले लिया है और जो आज हमारी सरकार ने गंभीरता के साथ नकल विधेयक पे लीक जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पर जो गंभीरता दिखाई है, तो उसका आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना क्या लगता है आपको और क्या मानते हैं कि एक बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? देखिए, एक राहुल जी और कांग्रेस जो है इस समय हताशा की ओर है और मैं समझता हूँ कि उनको वो हर समय उनका अपना कुछ है नहीं। जब कोई दूसरे लोग मूवमेंट करते हैं, दूसरी संस्था में मतलब उनमें शरीक होके अपना नाम कमा लेते हैं, अपने आप की उनकी भूमि कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस ने गंभीरता के साथ कभी किसी इश्यू को साथ कोई आंदोलन नहीं किया और जब कोई दूसरी संस्थाएँ उठाती हैं तब उनके साथ वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये मजबूरी भी उनकी दिखाती है। और उनकी गंभीरता दिखाती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हताशा की ओर है और निश्चित रूप से जनता उनको नकार रही है। सर, सनातन की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो सनातन की बात क्योंकि बीजेपी करती है और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जिस तरह हाथ में संविधान की बुक प्रोटेस्ट कर्मियों के रहती है और एक तरफ सनातन को गाली देते हुए नजर आते हैं, उसको किस तरह से देखते देखिए यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सहित, वामपंथी सहित, सपा है और बहुत सारी पार्टियां ऐसी कि जिनका एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से सनातन को बेइज्जत करें, सनातन की बेइज्जती करें, सनातन में धर्मी लोगों का अपमान करें और मैं समझता हूँ कि भाजपा ने आज इतना मजबूर कर दिया है इन सबको, ये कुछ दिन बाद आपको गली मोहल्लों में चिमटा और भजन गाते हुए मिलेंगे। पेपर लीक को लेकर के, क्योंकि लगातार सरकारें भी एक्टिव नजर आ रही हैं और साफ तौर पर जिस तरह से नकल विरोधी कानून जो बनाया गया, क्या लग रहा है आपको कि पूरी तरह से क्या कानून इस पर गंभीर है इससे कि ये नकल विरोधी चीजें रुक सके? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जिस गंभीरता के साथ कहा, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले आप चले जाएँ, हमारी सरकार से पहले चले जाएँ, बड़े-बड़े घोटाले होते थे और आप देख लेना इस बात को, चाहे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, मैक्सिमम लोग उन्हीं के ही परिवार के लोग उसमें निकलते थे। तो एक बड़ा कागज़ था, तो इसको जो इन्होंने इतने आज़ादी के 70 साल तक जिस व्यवस्था को इन्होंने इसमें चरमरा दी थी, जिसकी सारी व्यवस्था, उसको दोबारा सँभालने में हमारी सरकार को कठिनाई ज़रूर हो रही है। लेकिन आप निश्चित समझिए मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, एक दिन हम इसको बखूबी जो है इसका संचालन भी करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसका हैंडल भी करेंगे और बहुत अच्छा परिणाम हम देश की जनता को देंगे। राहुल गांधी क्योंकि उत्तराखंड भी आए थे, छात्रों के गूंज जिस तरह से उन्होंने संवाद किया, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं या आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव भी है, किस रूप में आप देखते हैं कि युवा बड़ी संख्या में है उत्तराखंड में? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी में ऐसी क्या चीज़ है कि जो लोग उसकी ओर आकर्षित हों? मैं समझता हूँ कि ज्ञान उनके पास बहुत सीमित है, दूसरा उनका आकर्षण है नहीं और उनके परिवार की, उनके सरकार की सारी गतिविधियाँ जनता जानती है कि उन्होंने आज तक देश के लिए क्या किया, देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया, देश में किस प्रकार से उन्होंने जातिवाद, धर्मवाद, दंगे, ये सारे उनकी सरपरस्ती में हुए हैं। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ उत्तराखंड आंदोलन का। उत्तराखंड में हमारे इतने शहीद हुए जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ, तो उस समय आप देख लें कि कांग्रेस की सरपरस्ती में सारे हमारे लोगों पे ज्यादतियाँ हुई। इसलिए और इमरजेंसी जैसा एक बहुत बड़ा काला अध्याय जो रहा है, वो उन्हीं के सरकार में रहा है। तो इसलिए उनको तो नैतिकता उनकी है नहीं कि वो बोल सकें इस बात में। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उनसे निजात जनता ने पा लिया है और आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जो अराजक तत्व आज इकट्ठा होकर एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी।
सर चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो चुनाव की प्रक्रिया क्योंकि अब लगातार चलती है नजर आ रही है, एसआईआर हो रहा है, बड़ी संख्या में नाम भी कट रहे हैं और ऐसे में पक्ष विपक्ष तमाम लोगों को साधने में भी जुटे हुए हैं। आप भी लगातार जन जन की सरकार और तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं। किस तरह से इन कार्यक्रमों का फायदा आप लोगों को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष की परेशानी यही है कि एसआईआर से वो इसलिए परेशान है, क्योंकि जो उनके द्वारा घुसपैठियों को एक षड्यंत्र करके जो है, इस देश का नागरिक बनाने का जो षड्यंत्र उन्होंने किया, कांग्रेस की सरपरस्ती में ये हुआ, सारे विपक्षियों ने ये काम किया। आज उसकी जो छँटनी हो रही है, ये इसीलिए इनको जो है, इनके पेट में दर्द है और मैं समझता हूँ कि जनता जागरूक हो गई है और जिस तरह से आप देखना अभी एसआईआर में बहुत सारी छँटनियाँ हुई हैं और अभी नए लोग उसमें जो है अपने अनुसार इसमें भाग लेना चाह रहे हैं। अभी 1 महीने बाद आप देखना कि बहुत उत्साह के साथ लोग जो हैं अपना नाम दर्ज करवाएँगे और जो गलत लोग हैं उन पे आपत्ति भी करेंगे। क्या इस बार आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं बीजेपी का कि इस बार बीजेपी कहाँ तक पहुंच पाएगी या फिर हैट्रिक लगाएगी या किस तरह का माहौल इस बार आपको लग रहा है कि होगा प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं समझता हूँ कि कम से कम 50 से सीट ऊपर हमारी आएगी इस बार, ये तो गारंटी है। और आप ये समझिए कि जनता खुद जानती है कि विपक्षों के पास कुछ है नहीं और आज आशा ये है कि अगर सेंट्रल में और प्रदेश में सरकार है, आज आप ये समझो, मैं अपनी विधानसभा में कम से कम 200 250 करोड़ की जल जीवन मिशन के का काम कर रहा हूँ और चल रही है हमारी योजनाएँ, 60-60, 70-70 करोड़ तक की, 27 करोड़, 25 करोड़ ऐसी योजनाएँ हैं और कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ के लिए योजना नहीं बन रही है। हो सकता हो कि उसको संचालन करने में कुछ हो सकती हैं दिक्कतें, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार का जो मरद हस्त है, उसमें वो ये काम किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़कें देखने आप बेशुमार हमारे पास आ गई हैं और अभी आने को तैयार हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि सारी जनता जानती है कि हमारा भला किसमें होने वाला है, क्षेत्र का विकास किसमें होने वाला, देश का विकास किसमें होने वाला है। इसलिए जनता जो है हम लोगों से प्यार करती है और हम केंद्र में भी और प्रदेश में सभी जगह हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में तो है ही, उनके सरपरस्ती में यहाँ प्रदेश में भी बनेगी। सर लगभग 4.5 सालों में इनमें इस वाली योजना में किस तरह के काम आपके द्वारा किए गए और कौन से आपको लगते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो अभी करने बाकी हैं और जिस पर आप लगे हुए हैं? देखिए, मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कें नहीं थी, सड़कों का बड़ा समस्या थी, वो लोग बड़े पैदल जाते थे, चढ़ाइयों में चलते थे और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे कुशल नेतृत्व में, माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में, हम हर क्षेत्र के कम से कम, मैं अपने क्षेत्र के कम 70-75% क्षेत्र को जो है इस समय सड़क से आच्छादित कर चुका हूँ। ऐसे ही जल जीवन मिशन में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के विभाग में कभी हमारे क्षेत्रों में किसी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलते थे, हमें स्कूलों में टीचर्स नहीं मिलते थे और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम हमने डॉक्टरों के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से हमने एक नई व्यवस्था, ज़रूर अच्छी व्यवस्था हमने कर दी है और लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी हमको बहुत कुछ करना है और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार अगर रिपीट होती है, तो निश्चित रूप से हम हर पीएचसी, सीएचसी में अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए प्रयास करेंगे और क्योंकि मैं समझता हूँ आज की तारीख में सीएचसी जितने हैं, वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं। उनके पास अच्छे भवन हो गए हैं, एक्स-रे की मशीन हो गई हैं, ब्लड टेस्टिंग की मशीनें हो गई हैं और कहीं-कहीं हमने अल्ट्रासाउंड भी दे दिए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार एक सीएचसी में तो अवश्य रूप से जो है क्योंकि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है हमारी गर्भधारण वाली महिला माता-बहनों को, तो उसके लिए वो व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सर इस दौरान ये भी देखा जाता है कि उत्तराखंड में आपदा एक बड़ी चुनौती है और अक्सर चाहे वो आपकी विधानसभा के क्षेत्र की बात की जाए, जलभराव की स्थिति हो या फिर भूस्खलन, लैंडस्लाइड की संभावनाएं हो, उस पर किस तरह से नियंत्रण रखने के आप लोगों के प्रयास भी रहते हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को रहते हैं? देखिए, आप आज से 10-12 साल पहले पीछे चल जाइए। आपको देखना होगा कि जब कोई सड़क टूटती थी, तो कम से कम 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने तक सड़कें जो हैं, वो बंद पड़ी रहती थी क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज की तारीख में हमारी सरकार ने प्रत्येक सड़क में हमने जेसीबी मशीन खड़ी की है। मुस्तैदी के साथ लोक निर्माण विभाग जो वहाँ खड़ा है, एनएच के विभाग का वहाँ पर खड़ा है और अगर मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 या 3 घंटे के अंदर चाहे कितना बड़ा भी सड़कें टूटी हों, कहीं आपदा आई हो, तो हमारा जो आपदा विभाग है, प्रशासन है स्थानीय और विभाग हैं, सारे मिलकर जो हैं उसका निस्तारण करते हैं और आज ऐसी स्थिति नहीं है कि जो परमानेंट बहुत दिन तक इसको भुगता जा सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपदा के क्षेत्र में हमने बहुत आगे व्यवस्था कर ली। सर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपने बात कही, केंद्र सरकार के किस तरह के प्रोजेक्ट आपके आसपास के क्षेत्रों में भी चल रहे हैं? किस तरह आप देखते हैं उनको? और क्योंकि 4 धाम में ऑल वेदर रोड हो या फिर रेल परियोजनाएँ पहुँचाना हो, कितना फ़ायदा आपको लगता है कि विकास कितना बढ़ रहा है उत्तराखंड?
देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एनएच जो हमारे यहाँ चल रहा है दोमाकोट महिवाल, पूरी की पूरी हॉट मिक्सिंग रोड बन गई है। अभी चौड़ीकरण का काम के लिए प्रस्ताव चले गया है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वहाँ एनएच का हमने डिवीजन बना है, वहाँ पे वो जिस तरह से निस्तारण कर रहा है, ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी बात है और एनआरएचएम के माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य विभाग में बेहतर कर पा रहे हैं। जल जीवन मैंने आपको बता ही दिया, सारी केंद्र सरकार के सहायतित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब भी दोनों सरकारों का तालमेल रहता है, तो क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होता है। सर, चारधाम यात्रा क्योंकि चल रही है अच्छी खासी भी इस बार और ये भी देखा जा रहा है कि 45 लाख का आंकड़ा भी छू लिया है चारधाम यात्रा ने। खासकर क्योंकि आप भी एक जिस क्षेत्र से आते हैं, हनुमान मंदिर है, काफ़ी महत्व भी है वहाँ का मंदिर का। किस तरह से उसको मुख्य मंदिरों में जोड़ा भी जा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की काफ़ी आस्था भी है, काफ़ी भक्ति भी है। किस तरह उसका जीर्णोद्धार और अच्छे लेवल पर किया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में 2 प्रकार का पर्यटन है। एक तीर्थाटन है और एक सामान्य पर्यटन है। और मैं समझता हूँ तीर्थाटन पर्यटन में तो हमने काफ़ी आगे हम बढ़ गए हैं। आज आप ये समझो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, चारों धाम हमारे जो हैं, उसके साथ-साथ कैंची धाम आज एक नया हुआ है। हमारा सिद्धबली धाम है, वो आज की तारीख में लाखों क हमारे दर्शनार्थी वहाँ रहे हैं और सरकार वहाँ पूरी व्यवस्था करी, चाहे शासन प्रशासन के माध्यम से, चाहे किसी और भी व्यवस्था से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से। सरकार पूरा ध्यान दे रही हो ताकि ये पर्यटकों को कोई ऐसा परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आज पर्यटन के क्षेत्र में तो ख़ैर हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। और मैं आपको बता दूँ ये मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि कई मामलों में हम कभी उदाहरण देते थे हिमाचल का, आज हम कई मामलों में हिमाचल से आगे बढ़ गए हैं। और आज इसी नहीं पर्यटन ही नहीं, हमने अभी उसमें उद्यानीकरण में भी बहुत आगे हम बढ़ गए हैं और कई घाटियाँ हमारी अभी नई डेवलप हो रही हैं, जहाँ फलों का बहुत अच्छा उत्पादन होने की अंदेश अच्छा है। चाहे कीवी का माध्यम में नई चीज़ें हैं, कीवी हैं, सेब हैं, कभी ये हमारे गढ़वाल में कम होती थी, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गई है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल है और केंद्र सरकार का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। पिछले दिनों ये भी देखा गया कि जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक उत्तराखंड में रहा। इस बार पहले से क्या कुछ तैयारियाँ हैं राज्य सरकार की कि ये जो मामले हैं वन्यजीव मानव संघर्ष के, उनको किस तरह से आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश पहले से पहले करेंगे और क्या कुछ आप लोग रणनीति भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि हमारे पास रिज़र्व फ़ॉरेस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में है। सारे प्रदेशों में हम समझते हैं दूसरे-तीसरा नंबर हमारा है और मैं समझता हूँ कि वन्य जीवों से वास्तव में हमारी उत्तराखंड की जनता बहुत परेशान है। और क्योंकि यहाँ चाहे लेपर्ड हैं, टाइगर हैं, उनकी संख्या का कोई ऐसा अभाव नहीं है, अच्छी संख्या में है और हाथी बहुत हो गए हैं, तराई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जो इसके दोबारा से इसका मंथन करना चाहिए। वन्य अधिनियम जो वाइल्ड लाइफ की जो हमारे नियम हैं, जो वन्य जंतु नियम हैं हमारे, उसमें संशोधन करने चाहिए और विशेषकर गुलदार को जो है शेड्यूल 2 का प्राणी बनाना चाहिए, शेड्यूल 1 से हटाना चाहिए और इसका मुआवजा भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो मैं कई बार कह चुका हूँ, इस मामले में मैं सरकार से कह सकता हूँ निवेदन आपके माध्यम से कि भाई मैं कहता भी हूँ जिस सदन जहाँ पर मुझे एक स्टेज मिलता है कि वन्य जीव के मामले में हमको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी और इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। सर, एक विषय जो कांग्रेस अक्सर उठाती है वो अपराध बढ़ते का है और वो अक्सर ये कहती है कि उत्तराखंड में अपराध काफ़ी बढ़ा है पिछले समय में। किस तरह से कंट्रोलिंग की जा सकती है? किस तरह से आप लोग कर भी रहे हैं? क्योंकि लगातार महिला विरोध हो या फिर महिला अपराध हो या फिर आम तौर पर अपराध हो, उनकी श्रेणियाँ काफ़ी बड़ी हैं उत्तराखंड में। देखिए, मैं पहले से कह सकता हूँ कि जो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसका एक बड़ा परिणाम ये अपराध भी है और इसलिए हम सब लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज के होने से हमारे लोगों को जो पहाड़ के लोग हैं, चाहे मैदान के लोग हैं, चाहे नीचे जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो शांत प्रिय लोग हैं और ये वास्तव में जो है क्रिमिनलों के लिए अगर यहाँ कोई आशियाना बनता है, तो सरकार को इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करना चाहिए और इनकी छँटनी करनी चाहिए और जो भी हो, जैसे योगी जी से कुछ आदर्श के रूप में उनसे उदाहरण लेना चाहिए और उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में मस्जिद, मज़ारें बड़ी संख्या में तोड़ी भी गई और ऐसे में ये कहा गया कि भई वन संपत्तियों को खाली कराया जा रहा है और कई बार कांग्रेस कहती है कि वर्ग विशेष को आप लोग टारगेट करते हैं। देखिए, अरे कांग्रेस का तो ऐसे ही है कि भाई ये मस्जिद जितने बनी है, अवैध जो मस्जिदें बनी हैं, अवैध जो मज़ारें बनी हैं, वो किसकी सरपरस्ती में बने? वो सारी इनकी सरपरस्ती में बने और मैं समझता हूँ कि इसी को उखाड़ने का हमारे सरकार ने हमारा काम किया है और इसलिए ये ये समझो कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, वो भी इसकी आड़ में हो रही है। तो हमारी सरकार ने गंभीरता के साथ इस मूल जड़ को पहचाना है, चाहे अवैध मदरसों के माध्यम से है, ये सारों को पहचाना है और आज उसका भी जो है निपटारा किया जा रहा है और हम ये चाहते हैं
कि जो यहाँ रहने वाले, हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, ये पहली बात ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुस्लिमीकरण, इस्लामीकरण करने का कोई जबरन काम करेगा तो उसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट हमारी नीति है। इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि आपके बीच में अराजक तत्व जिस प्रकार से आ रहे हैं, उन पे तुम भी आप आगे एक कदम आगे बढ़कर उनका विरोध करो, और उत्तराखंड की जो एक अच्छा आव-भव है, जो अच्छा माहौल है, उसको बनाने में सहयोग करो। लेकिन सर मदरसा बोर्ड भी इस बीच भंग क्या किया और अब पूरी तरह से ये भी देखा जा रहा है कि भंग करने के बाद कांग्रेस जो है वो विरोध में भी आई थी। देखिए, मदरसा बोर्ड केवल एक मुस्लिमों तक सीमित है। हमारा उद्देश्य सारे जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनका भला करना है। उसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो और चाहे सिख हो, कोई भी हो। तो हमारा ये कहना है कि अब हमने जो अल्पसंख्यक का बोर्ड बनाया है, वो निश्चित रूप से हमारे सारे अल्पसंख्यकों का भला करेगा और सभी लोग इसमें फायदा उठाएंगे। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिलीप सिंह रावत जी आज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। वीरता, शौर्य और साहस का प्रतीक शौर्य दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन वीर शहीदों को याद भी किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि इस दौरान अर्पित कर रहे हैं और वीर शहीदों को, सैनिकों को नमन भी मुख्यमंत्री ने किया है और उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उनको सम्मान देने के लिए पहुंचे और कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और इस दौरान देखा गया कि मंत्री जी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सर शौर्य दिवस मनाया जाता है, किस रूप में आप देखते हैं सर शौर्य दिवस? सर सर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। ऐसे अमर शहीदों को आज हम 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर कारगिल युद्ध से कितनी बड़ी सीख जो है वो देश ने ली है? ये मैं कहना चाहूँगा कि जो कारगिल युद्ध था बड़ा टफ था। जिस तरह से धोखे से दुश्मन ने हम सबको रखा, भारतवर्ष को रखा, उसके तहत जो एक महत्वपूर्ण था, जो जितना किया उस युद्ध में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रुतबा उस समय दिखाया और अपने फौज का जो हौसला बुलंद किया, वो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी बुलंदी। युवाओं को क्या कुछ प्रेरणा इस दौरान लेनी चाहिए इन सब चीजों से भी? हमारे देश के युवाओं को प्रेरणा देशभक्ति की, और जब देश रहेगा तो हम सब सुरक्षित है। और जिस प्रकार से फौजी भाइयों ने जिस तरह से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया, उसी के निमित्त थोड़ा सा कम से कम इतनी सीख तो लेनी ही चाहिए कि देश सर्वोपरि है। देश सब, जब देश है तो हम सब हैं। किस तरह का सम्मान आपकी सरकार दे रही है सर सैनिकों को? देखिए, सैनिकों के हित के लिए आ, उस समय की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तब से लेकर के अब तक सैनिकों के सम्मान के लिए जितना कर सकते थे और जितना किया है, वो बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ आगे भी करना है। क्योंकि सैनिक ही हमारी रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए जिस तरह से जो है तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सर ऑपरेशन सिंदूर भी इस दौरान देखा गया आपके सरकार के समय में, क्या कहेंगे सर उसको, कितना बड़ा साहस था वो भी? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से जो है भारतवर्ष ने अपना रुतबा दिखाया है, और हमारे जिस प्रकार से सैनिकों ने जिस तरह से अंदर घुस करके जिस तरह से पाकिस्तान के उन दुश्मनों को मार गिराने का काम किया, ये दिन हमें हमेशा याद दिलाएगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री खजानदास जी पहुंचे हुए थे, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और आज सैनिकों को सम्मान देने के लिए उनको याद भी किया जा रहा है, उनको नमन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए कार्यक्रम में और ऐसे में मन की बात जो कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक तरफ शहीदों को नमन किया गया और तो वहीं मन की बात कार्यक्रम में भी शिरकत की गई और ऐसे में जो बलिदान जो वीर सैनिकों ने दिया है वो हमेशा याद किया जाता है। उस बलिदान को और आज भी पूरा देश गर्व महसूस करता है। आज पूरी तरह से कहा जा सकता है कि शौर्य दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में और कारगिल
युद्ध से देश ने सीख भी काफी ली है और ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम लोग जो सैनिक हैं या फिर पूर्व में सैनिक रहे हैं या उनके परिजन हैं वो इन कार्यक्रमों में पहुंचे हुए हैं और आज युवाओं को कारगिल के वीरों को प्रेरणा लेनी चाहिए ये भी कहा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है और ऐसे में तमाम सैनिक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरह से आप लोग सम्मान भी कर रहे हैं, कारगिल शौर्य दिवस आज मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम जो है शौर्य दिवस के उसमें श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे आयोजित हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जी का आगमन है और ये विजय दिवस जो है आज दराज में मनाया जाता है। वैसे वहाँ जितने भी कारगिल शहीद हैं वो सब वहाँ पे जा रहे हैं, गए हैं। जो वहाँ पे नहीं गए वो शहीद यहाँ पे आ चुके हैं, वीर नारी हैं, जो वीर योद्धा हैं वो सब यहाँ पे उनको पुरस्कृत किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या बड़ी सीख जो है इस युद्ध से भी ली, कारगिल में जो जीत? कारगिल युद्ध जो है 3 मई 1999 से शुरू हुआ था और 1999 26 जुलाई तक 26 जुलाई को जो है समाप्त हुआ था, सीज फायर हुआ था उस दिन। तो ये जो है तकरीबन ये लगा लो कि 3 महीने का। युवाओं को किस तरह से प्रेरणा भी लेनी चाहिए? प्रेरणा देखिए कि जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने वहाँ पे जो है कठिन से कठिन परिस्थिति में जाकर के जो है अपनी पहाड़ियों पे अपनी देश की अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है ऊपर हाइट पे जो टेलोलिंग की जो पहाड़ी है, टाइगर हिल है और बटालिक वाला जो क्षेत्र था, 3 ये क्षेत्र द्रास सेक्टर में आते हैं। तो उस टाइम जो है ये बटालिक खासकर जो है जो टाइगर हिल है और तोलोलिंग की जो पहाड़ियां हैं जो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे ये द्रास सेक्टर का वो मनाया जाता है शहीदों के वो विजय दिवस के उपलक्ष्य में, जहाँ आज रक्षा मंत्री जा रखे हैं वहाँ पे जो है उनके सम्मान के लिए जो है वहाँ। और ये कठिन से कठिन उसमें जो है जब पेट्रोलिंग गया था हमारा 3 तारीख और 5 तारीख को जो है 3 तारीख वहाँ के लोगों से हमें पता चला, जो चरवाह थे कि उन्होंने बोला जो है पाकिस्तान जो है हमारे पोस्टों पे जो है आगे ऊपर से वो कर रहा है, मतलब जगह कैप्चर कर दी थी। तब हमारा पेट्रोलिंग गया जिसमें सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया जो है पेट्रोलिंग कमांडर गए थे उस टाइम। आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह से ध्यान भी देना चाहिए सैनिक परिवारों के लिए भी और उन सैनिकों के लिए भी जिन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया? सैनिक परिवारों के लिए जो है स्टेट से भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है काफी वो दिया जाता है, धनराशि दी जाती है। वीर नारियों को जो है हर जगह सम्मानित किया जाता है, चाहे दिल्ली में हो चाहे स्टेट में हो। हर फंक्शन में जो है उनको राजभवन में राज्यपाल के द्वारा जो है बुलाया जाता है उनको वहाँ पे। देखो उनको याद करने के लिए वो मोहताज नहीं है, उनको तो याद दुनिया कर रही है और हमें उनकी गाथा और उन सबको याद करना चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश है, किस तरह से चीजें करनी चाहिए? युवाओं को भी अपने उन सैनिकों को भी याद रखना चाहिए। युवाओं के लिए संदेश ये है, जो भी हमारे बाहर की जो संस्थाएं हैं जो नैरेटिव फैला रही है उनको ध्यान न रखें और अपना फौज में भर्ती हो और फौजियों के लिए अच्छा समर्पण करें। कारगिल में जो हुआ किस तरह से प्रेरणा भी देता है युवाओं को, स्कूलों में कॉलेजों में जब इस तरह के लेसन आपको लगते हैं कि आने चाहिए? एक्चुअली आप देखो कि ये बात है 3 मई 1999 की, जब उन्होंने हमारी कुछ जो चौकियां थी हमारी उनको उनको हम छोड़ देते थे सर्दियों में, उन्होंने आकर के अननेसेसरली कब्जा कर लिया। फिर हम कारगिल दिवस को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जुलाई को हमने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और आज शौर्य दिवस पर जो जिस तरह का बलिदान देश के जवानों का रहा उनको नमन भी कर रहे हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे शौर्य दिवस को लेकर और आज के बलिदान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का साहस जो है वो सैनिकों का रहा हमारा? असल में इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मैंने भी अपना एक भाई खोया है, शहीद मेघ गुरुंग, और इसलिए जो है आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमें बहुत गर्व होता है अपने देश पर। हमने भी 32 साल नौकरी करी और क्या कहूँ, अभी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम और प्रोत्साहित करेंगे। कारगिल के वीरों से किस तरह की प्रेरणा जो है वो युवाओं को लेनी चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? कारगिल के हीरो की
सोचते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश है, देश के लिए जान कुर्बान करना एक हमारे लिए तो मामूली चीज है। तो ऐसे में शहीद सैनिकों उनके परिजनों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? परिजनों के लिए क्या कहूँ, ये है कि देश की रक्षा के लिए सेना में आना लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे शौर्य दिवस को लेकर, सम्मान को लेकर? तो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप शौर्य दिवस को लेकर के? आज मनाया भी जा रहा है शौर्य दिवस, किस तरह से आप याद भी उन सैनिकों को कर रहे हैं, जवानों को कर रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं मन की बात। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि तमाम लोग जो हैं वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और आज सैनिकों को नमन भी कर रहे हैं, उन्हें याद भी कर रहे हैं। शौर्य दिवस आज के दिन मनाया जाता है और आज क्योंकि कारगिल पे जो जिस तरह से हुआ युद्ध और एक साहस और पराक्रम जो दिखाया सैनिकों ने, उसको आज भी याद किया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।